हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी में जो खंड खा होता है उसमें अगर हम बात करें संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक निकाल दें 14 नंबर के, तो बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा का पूरा आपका व्याकरण से रिलेटेड होता है। यानी आज के इस वीडियो में हम 36 नंबर के टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाले हैं और इस बात की गारंटी है रसगुल्लों कि आज की इस वीडियो को अटेंड करने के बाद 100% ये आपके नंबर एकदम श्योर हो जाएंगे, क्योंकि आपके व्याकरण में जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो सबके सब एकदम श्योर होते हैं, वो एकदम ठोस नंबर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुई हैं, क्या तैयारी बेहतर हुई है या फिर नहीं भी हुई है तो आज के इस वीडियो में एकदम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब वक्त वैसे भी नहीं बचा है कि हम कुछ भी अब इधर उधर मस्ती कर लें। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे मुहावरे को, ठीक। मुहावरे देखिए, हर एक टॉपिक को जितने भी हैं, चाहे मुहावरा हो, पर्यायवाची हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, शब्द युग्म हो, सबके बच्चों हम 5-5, 10-10 एग्जाम्पल देखेंगे और उन्हीं में से आपके नंबर मतलब उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, श्योर है, इसमें बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए, जो भी मुहावरा होगा, मुहावरा जो होगा वो बच्चों 2 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें 2 नंबर में आपके वहां पर 4 क्वेश्चन देगा, 4 में केवल 1 करना होगा, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, बाकी हम आपको सब समझा रहे हैं। तो ये 2 नंबर का टॉपिक पूछा जाएगा। जैसे देखते हैं बच्चों, पहला है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ क्या है? तो सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है बच्चों वो अर्थ होता है, क्योंकि अगर अर्थ समझ गए तो पूरा का पूरा सिस्टम एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि अर्थ ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर होना, ठीक है। आत्मनिर्भर या हम लिख सकते हैं स्वावलंबी, ठीक है। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी या जिसको आत्मनिर्भर कहते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है। यानी एकदम से भाई बोलते हैं ना कि कोई भी चीज वो खुद से, सब चीज वो खुद करने लगे, स्वावलंबी हो जाए, अपने हाथों पैरों पर, जिसको खड़ा होना कहते हैं। तो वही चीज है कि अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब है स्वावलंबी होना या फिर आत्मनिर्भर हो जाना। तो भाई एक मुहावरा बहुत ज्यादा प्रचलित है, बोलते ना कि अक्सर वही देखे होंगे कि गांव देहात में ये चीज बोलते हैं कि कोई भी यानी किसी भी लड़के की शादी तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। तो ये चीज होता है। तो वाक्य प्रयोग में हम कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, हम वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं। यहां पर वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि लड़कों की शादी, ठीक, लड़कों की शादी तब तक नहीं करनी चाहिए, तब तक नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक, जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, ठीक, खड़ा ना हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक मतलब वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। जैसे दूसरा, आंखों का तारा होना, तो भाई इसका क्या अर्थ होगा? आंखों का तारा होना, इसका अर्थ लिखेंगे बच्चों, तो आंखों का तारा होना का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय, ठीक, क्या होना? अत्यधिक प्रिय। तो आंखों का तारा होना का मतलब अत्यधिक प्रिय। अब वाक्य प्रयोग में लिखेंगे तो भाई वाक्य प्रयोग में हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि महेश अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा है। महेश अपने माता पिता के लिए, माता पिता के लिए आंखों का तारा है, यानी उनके आंखों का तारा है, ठीक। तो ये चीज आंखों का तारा होना का मतलब एकदम दुलारा हो जाना। जैसे आप सभी भी भाई क्या है, अपने माता पिता के लिए आंखों के तारे हैं, वैसे हमारे भी दुलारे हैं आप सभी, ठीक। लेकिन ये आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान, देखिए नाम ही है ऊंची दुकान, लेकिन पकवान क्या हो? फीका हो। तो यहां पर होता केवल बाहरी दिखावा,
इसको लिख सकते हैं अर्थ में। सबसे जरूरी बच्चों अर्थ होता है। वाक्य प्रयोग तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक, अर्थ लिखेंगे तो अर्थ हो जाएगा बाहरी दिखावा। ठीक, बाहरी दिखावा, ऊंची दुकान, फीका पकवान। अब देखिएगा वाक्य प्रयोग जब करेंगे तो भाई वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे हम? ठीक, वाक्य प्रयोग में यही चीज होगा ना कि मैंने जितना उसके बारे में सुना था उतना बिल्कुल वो नहीं है। नाम ही है ऊंची दुकान, भाई दुकान बहुत ऊंची है लेकिन पकवान वहां के एकदम फीके हैं, तो ऊंची दुकान फीका पकवान होता है। तो अर्थ में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने रमेश के बारे में, मैंने रमेश के बारे में बहुत सुना था। बहुत सुना था कि मतलब होनहार है, क्या है, कैसे भी, बहुत सुना था, लेकिन उसे देखकर यही कहना पड़ा या यही, हाँ लिख सकते हैं, कहना पड़ा कि ऊंची दुकान, एक ऊंची दुकान फीका पकवान। बस मतलब जितना कुछ कहा जाए उससे बिल्कुल भी विपरीत हो, ठीक है, वो चीज ना हो, वो होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक, जैसे अगला है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो नाम के विपरीत यानी भाई जो भी भाई नाम है उसके विपरीत काम होना, नाम के विपरीत काम लिख सकते हैं। ठीक, या फिर नाम के विपरीत गुण, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने बताया ना अर्थ ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तो लिखेंगे नाम के विपरीत ठीक काम। ठीक, या गुण मतलब नाम के विपरीत गुण लिख सकते हैं। तो नाम के विपरीत काम होता है। देखिए नाम है, नाम के अंधे, नाम मतलब काम, नाक के अंधे हैं, आंख के तो भाई अंधे हैं, लेकिन नाम है नयन सुख। जैसे किसी का ना भाई कभी कभार होता है कि वो तो एकदम गरीब है, जैसे क्या है कि एक वह आदमी एकदम गरीब है लेकिन उसका नाम है लखपति। तो एकदम गरीब है लेकिन नाम क्या है? लखपति है। जैसे भाई किसी का नाम मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र जी हैं, तो जैसे हरिश्चंद्र नाम है लेकिन क्या है, कभी भी अपनी जिंदगी में सच बोला ही नहीं आज तक। तो ये हो जाता है कि आंख के अंधे लेकिन नाम नयन सुख। ठीक, तो यहां पर वाक्य प्रयोग में हम कुछ भी लिखना चाहेंगे तो जैसे लिख सकते हैं कि भाई उसका नाम हरिश्चंद्र है, लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। ठीक, मतलब नाम तो हरिश्चंद्र रख लिया लेकिन कभी अपनी जिंदगी में सच नहीं बोला। तो यही तो होता है ना कि आंख के अंधे नाम ने सुख, भाई आंख के तो अंधे हैं लेकिन नाम नयन सुख है, नयन का सुख ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा। 4 दिया रहेगा बच्चों, एक को आपको करना होगा, किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग। ठीक, और आपके क्लियर हो जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। तो ये सब नंबर एकदम फ्री के होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ना, अर्थ जरूरी है, बस अर्थ याद रखना। ठीक, चलिए जैसे कुछ और भी एग्जांपल लिख लिया है इसके हमने। ठीक, 8 इसके देख लेते हैं, बाकी फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए देखिए इसका दिया है भाई कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है कि भाई विपरीत में तुलना कैसी। ठीक, विपरीत गुणों में तुलना कैसी। तो ये चीज इसका अर्थ होगा कि विपरीत गुणों में तुलना कैसी। तो कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। जाहिर सी बात है भाई, आज के समय देखिए फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि ये चीज होता है, बाद में कितना भी अमीर है कितना भी वो गरीब है होता है। लेकिन आज के समय में आज की दुनिया तो ऐसी है भाई, अगर जो अमीर हो गए, जिनके पास पैसा हो गया, वो गरीब से बात तक नहीं करते हैं।
देखते ही नहीं है कौन है ये, जबकि खुद वहां से उठकर वहां पर गए होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अलग सा ही मिजाज हो जाता है। तो यही चीज होता है कि आज के समय में एक गरीब और एक करोड़पति में कहां मेल है। तो यही बात हो गई ना कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, यानी जो विपरीत गुणों में तुलना कैसी, यानी तुलना हो ही नहीं सकती। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे अर्थ में लिखना चाहेंगे तो भाई लिखेंगे हम कि एक गरीब और करोड़पति इंसान के बीच कैसा संबंध, हालांकि दुनिया एक जैसी नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत दोस्ती है, लेकिन यहां तो भाई ये होगा, जनरली चलता है ऐसा ही, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई अभी करोड़पति है तो भाई किसी गरीब के साथ बैठ करके ऐसे नुक्कड़ पे चौराहे पर चाय तो पिएगा नहीं, है ना। वो बस कहने की बातें होती हैं कि हाँ सबका दिल बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो एक गरीब और एक करोड़पति इंसान के बीच कैसा संबंध, फिर आप लिखेंगे भाई इनको देखकर, यानी इनको देखकर, बस ऐसे लिखेंगे कि यही कहना पड़ता है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। आप लिखना चाहेंगे पूरा लिखेंगे भाई, इनको देखकर यही, ठीक, यही याद आता है कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, ठीक, ये हो जाता है, ठीक है ना, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अब जैसे अगला दिया है बच्चों कि मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या होगा, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो भाई इसका अर्थ देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, विश्वासघात, क्या हो जाना, यानी विश्वासघात करना, यानी आज के समय में मतलब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के मन में मुंह, मतलब हर किसी के मुंह में केवल राम बगल में छुरी होती है। तो ये आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, हर एक चीज का वाक्य प्रयोग लिखना जरूरी नहीं है, आप इतना तो समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि आज के समय में केवल क्या है, आज के समय में भाई लोगों को देखकर यही कहना पड़ता है, ठीक, कि मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है ना, यानी आजकल के आदमी केवल ऐसे ही होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका। अब दूसरा है, अगला देख सकते हैं भाई, देखिए सबका हम अर्थ देख ले रहे हैं, बस इसका अर्थ देखिएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब अपराधी निर्दोष पर भी दोष निकाले, ठीक। तो इसका मतलब होता है अपराधी द्वारा निर्दोष पर दोष निकालना, निर्दोष पर दोष निकालना, ये होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वाक्य प्रयोग में जैसे भाई राम ने क्या किया, राम ने श्याम की साइकिल को टक्कर मार दिया, राम कार से था, नहीं, राम ने क्या किया, कार से श्याम की साइकिल को टक्कर मार दिया, और उल्टा श्याम से क्या है कि भाई पैसे मांगने लगा कि मेरा नुकसान हुआ है। तो एक तो खुद ने जाकर के ठोक दिया उसको, दूसरा वो खुद उससे पैसा ऐंठ रहा है। अब यहां पर वही बात हो गई कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगा। अब अगला जैसे है कि भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या अर्थ होगा, तो इसको भी हम कई बार बता चुके हैं बच्चों कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ ये होगा कि दोषारोपण करना, ठीक, दूसरे पर दोष निकालना, या दोषारोपण करना, या दूसरे पर दोष निकालना, दोष निकालना। अब यहां पर देखिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी नाचना तो आता नहीं है, बोल रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, ठीक भाई, इससे से भी पता चल रहा है। तो जैसे लिखना चाहेंगे कि महेश से पेंटिंग खराब हो गई, तो वो पेंट पर ही दोष निकालने लगा कि पेंट खराब था। तो यहां पर वही बात हो गई कि भाई नाच न जाने और आंगन टेढ़ा है।
ठीक, नाचना तो आ नहीं रहा है, बोल रहे कि आंगन ही टेढ़ा है, मेरी क्या गलती है। तो वही चीज होता है, जब किसी से कोई काम खराब हो जाए तो उस पर ही दोष निकालने लगना। जैसे पेंटिंग उससे खराब हो गई तो कहने लगा कि भाई पेंट ही खराब है, तो ये चीज होता है। तो इस तरीके से आपको क्या है भाई, इसमें से फिक्स है बच्चों, कोई एक ना एक तो 100% मिल ही जाएगा, और आपको वहां पर 3 या 4 दिया रहेगा, एक करना होगा। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अपठित गद्यांश का, और ये जो टॉपिक होगा ये पूरे के पूरे 5 नंबर का होगा। और इसको बच्चों इसमें ध्यान देना, गलती नहीं करना है, पहले ढंग से पढ़ना है। मतलब एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इससे संबंधित आपके प्रश्न जो दिए रहेंगे उन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही केयरफुली आपको देना है। ठीक है, जैसे पहले चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब फिक्स होते हैं बच्चों एकदम। ऐसे आपका एक दिया रहेगा, इससे संबंधित 3 प्रश्न देगा कि आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ रहा है। बाल्यावस्था में ही यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे, कह रहा है कि उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है। आगे है कि बुरी आदतों को वो शीघ्र ही अपना लेंगे। सामाजिक, देखिए समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण क्या है, दूरदर्शन तथा चलचित्र है। ठीक, सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। कह रहा है कि इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वह इसी राह पर आगे बढ़े रहें, मतलब बढ़े रहें तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के वे घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना ये बिल्कुल गलत है, इससे मानसिक विकास रुक जाता है। तो एक आपका इस टाइप का आपका एक गद्यांश देगा। ठीक है, हालांकि भाई ये गद्यांश है लेकिन बहुत कुछ संदेश दे दिया है ना, बहुत कुछ संदेश दे दिया कि आज की दुनिया जो है ना वो इंस्टाग्राम पर ही मस्त है ना। देखिए कोई भी चीज हो बच्चों, सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। सही से आप इसके साथ पेश आओगे तो स्वयं की सेफ्टी रहेगी, अदरवाइज ये अपना ही नुकसान इससे है। अब सोशल मीडिया होता है कि जस्ट फॉर फन, एक थोड़े समय के लिए एंजॉयमेंट के लिए आप थोड़ा कॉमेडी देख लीजिए, थोड़ा उसके बाद आप क्या है कोई मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग वगैरह या आप सुन लीजिए, किसी का स्पीच सुन लीजिए, इसके लिए है। लेकिन आज हम क्या है, आज वल्गर गाने देख रहे हैं, यहाँ तक कि भाई एडल्ट मूवी देख रहे हैं, गंदी गंदी मतलब बहुत सारी ऐसे, ये सब कर दे क्या भाई, वो हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं ईयरफोन का, और अकेले रूम में पड़े हैं और रात भर क्या कर रहे हैं, कौन जा रहा है, फिर बोल रहे हैं कि भाई हम बेरोजगार हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं है। यही तो गलती करते हैं ना, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी वो उस तरफ तेजी से भाग रहे हैं और भाई दूसरों को दोष देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोशल मीडिया से मतलब केवल उतना नाता रखो जितना चल जाए, ज्यादा घुसोगे तो इससे आपका ही नुकसान है, माइंड डाइवर्ट होगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज कहा गया है। अब इससे संबंधित आपके देखिए नीचे प्रश्न दिए गए हैं। अब प्रश्नों को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या चीज बोल रहा है कि भाई इसमें बोल रहा है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। तो बबुआ क्या अधिक देखने को मिलता है, बोल रहा है कि उसमें क्या है, अश्लीलता, अनास्था, फैशन, नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। तो हमें तो आंसर मिल गया ना भाई, हमें आंसर मिल गया। बस आप लिख देंगे कि दूरदर्शन दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में, ठीक, इतना लिखने के बाद में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया, बस ये लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन है कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। ठीक है, क्यों पड़ता है भाई, तो जरा देखिएगा अधिक क्यों पड़ता है, क्या बोल रहा है।
क्यों पढ़ता है? हाँ, ये देखिएगा, कह रहा है कि देखिएगा गौर से देखिए बच्चों, कि बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है और इससे मानसिक विकास रुक जाता है। तो इसमें यही चीज तो बोला है भाई कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है, अधिक क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वे घंटों घंटों तक चिपके हुए हैं, इसीलिए तो पढ़ रहा है ना। अगर थोड़ी देर के लिए देखते तो कोई दिक्कत ना, हाँ चलिए दिन में एक आध बार आपने थोड़ा सा सोशल मीडिया का मजा ले लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, केवल थोड़े समय के लिए। अगर आप डेली के 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अगर इंस्टाग्राम पर ही लगे रहोगे, फेसबुक पर लगे रहोगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों, तो ये फिर अच्छाई के बजाय बुराई हो जाती है। तो ये हो जाता है भाई। दूसरे वाले का मिल गया, कह रहा है कि दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? तो दूरदर्शन के व्यसन से, यानी व्यसन का मतलब लत होता है ना, कि मुझे तो तेरी लत लग गई। तो भाई अगर जिसको लत लग जाती है तो वही कह रहा है कि दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। जरा गौर से देखिएगा भाई, इसमें बचना इसलिए चाहिए कि उससे क्या होता है कि प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है। ठीक, यानी इसका बुरा प्रभाव सीधे क्या है, माइंड पे पड़ता है। इसका आंसर ये हो गया। तो आप लिखेंगे कि दूरदर्शन के व्यसन से हमें बचना चाहिए क्योंकि इसका सीधा प्रभाव निश्चित ही हमारे दिमाग, उनके नहीं लिखना है, अब की बार हमारे लिखने हैं। जब इसको लिखेंगे कि दूरदर्शन के व्यसन से निश्चित ही बचना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव निश्चित ही हमारे दिमाग पर पड़ता है, यानी ये मानसिक रूप से क्या करता है, हमें क्या पीड़ित कर देता है। ठीक है ना, कि भाई यहां पर देखिए ये मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर उनमें माइंड डेवलप नहीं होगा तो इससे उनका दिमाग क्या हो जाएगा भाई, उसी में लगा रहेगा। ठीक, और वो जान ही नहीं पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा भाई, इसमें बहुत ज्यादा ढूंढना है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको इसी में से ये पूरे के पूरे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका रहेगा। अगला टॉपिक क्या होगा? तो अगला जो टॉपिक होगा, अब यहां से थोड़ा दमदार टॉपिक होते हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब शब्द युग्मों का चयन करना होगा आपको, जैसे दिया है अंश और अंशों। ठीक, अंश और अंशों में क्या है, तो आपको इसमें अंतर बताना है। भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो देखिए अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंशु का मतलब होता है किरण। ठीक है, अंश माने हिस्सा या भाग, तो हिस्सा या भाग कहां पर है भाई, भाग ये है, अंशु का मतलब किरण, तो भाग और किरण यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा अभय और उभय, अभय और उभय दोनों एक जैसे हैं, तो इनमें कौन सा होगा बच्चों? हालांकि ये दोनों करने होंगे, वहां पर हम तो और भी देखेंगे अभी, वहां पर आपके 2 देंगे, दोनों करना होगा, 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 2 ही रहेंगे, वहां दोनों करना है। हम बाकी और भी 4 से 6, 8 कुछ भी देख सकते हैं, तो उस पर मत जाइएगा। पहला अभय है और उभय। अभय का मतलब अभय, तो भाई कह रहा है निडर और दोनों, भय रहित और निडर, निर्भर और कायर, आभा युक्त और अन्य। तो अभय यानी जिसे भय ना हो, जिसको निडर बोलते हैं। उभय, उभय का मतलब होता है कॉमन यानी दोनों, तो उभय का मतलब दोनों हो गया, अभय का मतलब निडर, तो निडर और दोनों कौन सा है, पहला विकल्प, तो इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब देख लेते हैं, इसको अच्छे से देखते चलना, अच्छे से एकदम तैयार कर लेना। अब बार बार इनका टेंशन नहीं पालना, वैसे भी कितने दिन बचे, बस 1-2 दिन रह गया है आपके एग्जाम में, इसलिए अब तो बिल्कुल भी ठीक मौज मस्ती एकदम से बंद कर दीजिए बच्चों, कुछ भी नहीं चलेगा अब। ठीक, अगला है जलद और जलधि, जलद और जलधि। तो देखिएगा ऑप्शन है कमल और समुद्र, बादल और समुद्र, सिंधु और आकाश, जलना और जो जलाना हो। तो देखिए जलद, जलज अगर जा पीछे लगा है तो वो कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन पीछे दा लिखा है जलद तो वो बादल हो जाता है। तो जलद दिया है और जलधि, तो जलद और जलद दिया है, तो जलद का मतलब हमने बताया बादल, ठीक, बादल, और जलधि का मतलब होता है समुद्र। तो बादल और समुद्र कहां पर है बच्चों? तो बादल और समुद्र ये है। ठीक, ये गलती मत करना कि ये वाला मार देना, जब यहां जलज रहेगा, जा रहेगा, तब ये वाला होगा विकल्प, इस बात को अच्छे से समझ लेना। क्लियर? चलिए जैसे दिख गया है
कि जलज और जलद दे दिया है इसको। अब इसमें आपको बताना है, अब हमने बता दिया ना, अब तो भाई पता चल गया होगा कि जलज का मतलब कमल होता है, जलद का मतलब ये देखिए बादल होता है। तो विकल्प हो गया बादल और कमल, कमल और तालाब, कमल और बादल, या फिर तालाब और कमल। तो भाई जलज का मतलब कमल, जलद का मतलब बादल, कमल और बादल, कमल और बादल, कमल और बादल ये रहा, है ना ऑप्शन इसका यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य और मतलब द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य, तो तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, या फिर दान और दातार, या फिर दया और दवा। तो देखिए बच्चों, ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड यानी तरल पदार्थ, और इस द्रव्य का मतलब क्या होता है, मुद्रा होता है। द्रव्य का मतलब ये पदार्थ यानी मुद्रा, जिसको धन कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तरल, द्रव का मतलब तरल पदार्थ, तो भाई तरल इसी अकेले में है, तो तरल और धन, यही क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि अनल और अनिल, अनल और अनिल, इनमें कौन सा शब्द सही होगा, वायु और अग्नि, पानी और आग, अग्नि और वायु, जल और हवा। तो जो अनल का मतलब होता है, देखिए अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है मतलब हवा। ठीक है, अनल का मतलब होता है क्या होता है, आग, और अनिल का मतलब हवा या वायु, आग और वायु, तो अग्नि और वायु ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, गा इसका सही उत्तर है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन काफी मजेदार होता है, ये भी बच्चों आपका 2 नंबर का होगा, और किसी एक का कहेगा, किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, और वहां पर आपके 4 क्वेश्चन देगा, और 4 जो मतलब पर्यायवाची होता है, तो वही होता है अनेकार्थी आपका। ठीक है, किसी एक के 2 अर्थ लिखना होगा, लेकिन हम तो इतने ज्यादा देख रहे हैं कि एकदम तैयार हो जाए, कहां से देगा, चाहे जहां से देगा आप सब एकदम फोड़ कर रख दोगे। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए कि पहला है कमल, दूसरा आंख, वर, मित्र, नाग और अनुपम। सब काफी मजेदार है बच्चों। तो कमल, कमल का क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची होता है बच्चों, सबसे पहला तो एक होता है कि पंकज, पंकज होता है, ठीक, और एक अंभोज होता है, अंभोज होता है, ठीक, और अगला अगर हम बात करें तो एक होता है सरोज, सरोज होता है, और एक होता है जलज, क्या होता है, जलद होता है। ठीक है, इतना तो ये सब पंकज, अंबोज, सरोज, जलज, ये सब के सब कमल के पर्यायवाची। आपको कोई 2 ही लिखना है वहां पर, ठीक, हम इतने ज्यादा लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगला आंख का, आंख का होता है नयन, नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, ठीक, तो ये नयन का हो जाता है। अब उसके बाद नयन के बाद क्या है, तो नयन के बाद वर है, तो वर का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ, वर का पर्यायवाची श्रेष्ठ भी होता है। अब वर का मतलब एक दूल्हा भी होता है भाई, ठीक है, दूल्हा भी होता है, और एक वर का मतलब देखिएगा, एक वर का मतलब हो गया दूल्हा, और एक श्रेष्ठ हो जाता है, और एक वर का मतलब यहां पे वरदान, वरदान भी हो जाता है ये वर का। ठीक है, तो इसका अब उसके बाद नेक्स्ट है मित्र। तो मित्र का क्या होता है भाई, मित्र का होता है दोस्त, मित्र क्या क्या हो जाता है बच्चों, दोस्त होता है। दोस्त के अलावा क्या होता है, सखा होता है, सखा के अलावा मित्र को भाई हम बोलते हैं सह, मतलब सहचर। देखिए एक तो होता है सहचर, ठीक, साथ चलने वाला, साथ चलने वाला क्या है, मतलब मित्र है, सखा जो साथ देता। एक फिर इसी को सहयोगी भी बोलते हैं, सहयोगी, ठीक, मित्र को तात भी कहा जाता है। तो बहुत सारे होते हैं भाई, चाहे दोस्त कहो, सखा कहो, सहचर बोलो, सहयोगी बोलो, तात कहो, सबके सब मित्र के ही हैं। ठीक है, बट आपको तो 2 याद रखना है, हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब नाग का मतलब क्या होता है, देखिए नाग का मतलब एक तो होता है विषधर, विषधर,
एक होता है भुजंग, भुजंग होता है, और एक होता है सर्प। तो ये हो जाता है नाग का। अगला है अनुपम। अनुपम का क्या होगा बच्चों? तो अनुपम का मतलब होता है, देखिए अनुपम का मतलब होता है एक तो अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक, अद्भुत, अद्भुत हो जाता है। उसके अलावा, ठीक, देखिए एक अनुपम को अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है, उसके अभिराम भी होता है, ठीक, अभिराम, अभिराम का मतलब होता है, ठीक, और इसी अद्वितीय को सुंदर भी कहते हैं। तो इसके भी बहुत ज्यादा कि भाई अनुपम को चाहे अद्वितीय बोलो, अद्भुत बोलो, अभिराम बोलो, सुंदर बोलो, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। देखिए हर बार हम अलग अलग बता रहे हैं सबको, ये मित्र वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मित्र और नाग, इसलिए बार बार इसको लिखते हैं, और एक कमल, ठीक। यूं समझिए आपके 100% ये क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, ये 100% वाले हैं, इसलिए हम बार बार ये चीज कहते हैं। नहीं भी पता है रट लीजिए अब भी, क्योंकि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एग्जाम से पहले तक आपके पास तो मौका ही मौका है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करना बनता है, जल्दी कर लीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन ये आपका आएगा भाई कि अनेकार्थी वाला, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि जो कह रहा है कि गलत कार्य के लिए हट करे, जो गलत काम के लिए मतलब जिद करता है उसको क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं, दुराग्रही कहते हैं, सदाग्रही कहते हैं, सत्याग्रही कहते हैं। तो भाई दुराग्रही कहते हैं ना, ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में जो अपने आप से यानी स्वयं से आग लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि, बड़वाग्नि, या फिर दावाग्नि, या फिर वनाली। याद रखना बच्चों, जंगल में लगने वाली जो आग होती है वो दावाग्नि होती है, ठीक। देखिए इससे संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों हम लिखा दे रहे हैं। इससे संबंधित बच्चों आग से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। पहला है, एक तो है जंगल में लगने वाली आग, ठीक, इसको बताएं, इसके पहले भी बताए हैं, डोंट वरी। जंगल में लगने वाली आग नहीं भी देखा है तो क्लियर फिर हो जाएगा। लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग क्या होता है? एक दूसरा होता है बच्चों जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, तो एक जल में लगने वाली आग होता है, ठीक है। और एक तीसरा होता है बच्चों पेट में लगने वाली आग, ठीक, पेट में यानी भूख वाली बात कर रहा है, पेट में लगने वाली आग, ठीक। अब देखिएगा सबको क्या क्या मतलब नाम दिया गया है। तो भाई जो जंगल में आग लगती है उसको बोलते हैं दावाग्नि, दावाग्नि बोलते हैं। और जो जल में लगने वाली आग होती है उसको बोलते हैं बच्चों बड़वाग्नि। क्या कहते हैं? तो बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग तो बच्चों इसको बोलते हैं जठराग्नि, क्योंकि जठर रस होता है तो जठराग्नि इसी से बना है, जठराग्नि। तो ये होता है जंगल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग, और एक पेट में लगने वाली आग। हालांकि ये 3 के तीनों आपके 2023 में पूछे गए हैं, ठीक, और पूछा जाता है, इतने ज्यादा सेट बनते हैं, हर साल पूछता है किसी ना किसी सेट में, तो देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक, नंबर क्या है मतलब अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, या फिर ज्ञानी, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा सर्वज्ञ। अब देखिए इससे भी संबंधित हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन होता है, इसमें भी क्वेश्चन बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो बहुज्ञ है ये फिर क्या होता है? तो इसको कहते हैं बहुत कुछ जानने वाला। देखिएगा इसी से भी यहां पे भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला क्या कहलाता है बच्चों? तो उसको कहते हैं बहुज्ञ।
और उसके बाद अल्पज्ञ, ठीक, जो कम जानता हो, यानी कम जानता हो, जो कम जानता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ, यानी जो थोड़ा बहुत जानकारी रखे, बस जो कम जानता हो तो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद भाई जो सब कुछ जानता हो उसे तो सर्वज्ञ कहेंगे ही। और ज्ञानी क्या हो? ज्ञानी किसे कहते हैं भाई? जो ज्ञाता हो, मतलब सभी तरीके का ज्ञान रखता हो तो वो तो ज्ञानी ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, कम जानने वाला अल्पज्ञ, ठीक। जो अल्प ज्ञान रखता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे, बहुत थोड़ा ज्ञान रखता हो तो बहुज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ का ज्ञाता हो तो सर्वज्ञ कहेंगे। इतना याद रखना, ठीक है। अगला है जो वंदना करने योग्य हो। जो वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? ठीक, उसको क्या कहते हैं? विकल्प है वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय और निंदनीय। तो भाई कौन हो जाएगा? वंदनीय। जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, भाई जो पूजने योग्य हो पूजनीय, जो सम्मान करने योग्य हो सम्माननीय, जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय। यानी यहां से भी आपके भाई हर तरीके के क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। देखने को तो भाई ये एक है, लेकिन यहाँ 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। जो पूजने योग्य हो पूजनीय बोलेंगे, सम्मान करने योग्य हो सम्माननीय कहेंगे, और जो निंदा करने योग्य हो उसे निंदनीय कहेंगे। बाकी वंदना के योग्य है तो वंदनीय ही कहेंगे, ठीक। चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा दमदार क्वेश्चन मिलेंगे इस क्वेश्चन के बाद। इस क्वेश्चन के बाद दमदार क्वेश्चन ही आपको दिखाई पड़ेंगे बच्चों। देखिएगा इसको, इसमें आएगा, यहां पर आपको 2 करने होंगे, वहां पर 4 दिया रहेगा बच्चों। ये जो आपको शुद्ध करना होगा, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 4 दिया रहेगा, 2 करना होगा, 1-1 नंबर का रहेगा। यहां पर हमने आपके 5-6 लिख दिए हैं। जैसे वह प्रातः काल के समय आया था, तो भाई इसको शुद्ध करना है, तो वह प्रातः काल के समय आया था तो केवल हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा? वह प्रातः काल आया था, प्रातः काल आया था, बस हो गया। प्रातः काल के समय नहीं, प्रातः काल आया था, तो भाई ये गलती है। मुझे भारी दुख हुआ, तो भारी थोड़ी, दुख भारी थोड़ी होता। किसी को 1-1 कुंटल का दुख होता क्या? नहीं, भारी नहीं होता है, बल्कि ये हो जाएगा मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, तो बहुत होगा, भारी क्या होता है? भारी थोड़ी ना दुख होता है। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों तब शायद, तो देखिए तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा तब यह काम है या कार्य, ठीक, काम अवश्य हो जाएगा, ठीक, अवश्य हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से शुद्ध होगा। अगला है कि आपकी मतलब पुत्री नंदिनी जो है बहुत बुद्धिमान है। आपकी पुत्री नंदिनी बहुत क्या है? बुद्धिमान है। तो भाई ये लड़की के लिए बुद्धिमान थोड़ी चलता है, ठीक, तो बुद्धिमान नहीं चलता है। तो यहां पर हो जाएगा आपकी पुत्री नंदिनी बहुत बुद्धिमती, ठीक, बुद्धिमती है, बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिमती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। तो विद्वान थोड़ी होता है लड़कियों के लिए, विदुषी लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा कि महादेवी वर्मा विदुषी, याद रखना विद्वान नहीं होता है, विदुषी। अब उसके बाद कवित्री ऐसा लिखा जाता है, ठीक, कवित्री थी, ठीक है ना। इतना, जैसे दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, तो दरिद्रता जैसी, तो दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं होगा, ठीक। तो हो जाएगा दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, ठीक। दरिद्रता जैसी नहीं होगा, जैसा शत्रु, ठीक, दूसरा नहीं। दरिद्रता जैसा शत्रु, ये शत्रु के लिए है ना, तो जैसी थोड़ी लगाएंगे। दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है।
तो इस तरीके से मतलब शुद्ध करने वाला आपका आता है, भाई 4 देगा 2, शुद्ध करना होगा। आसान रहता है बच्चों, पढ़ करके ही पता चल जाता है गलती कहां पर है। अब यहां से थोड़ा दमदार क्वेश्चन आएगा, तो ये भी 2 नंबर का आता है। अब हम बात कर लें रस की, तो रस में बच्चों आपका ये सब 2-2 नंबर का होगा। 2 नंबर का रस होगा, 2 नंबर का छंद होगा, 2 नंबर का अलंकार होगा। तो रस, छंद, अलंकार तीनों, ठीक है। यूं समझिए 1-2 एकदम फिक्स कर लीजिए, हमने तो भाई बार बार करके कई करवा दिए हैं, ठीक। जैसे यहां पर भाई लिखा है कि वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण देना है। अब बच्चों ये देखिएगा, यहां पर आपके 2 होंगे, अथवा में रहेगा, अथवा करके देखिएगा, ये अथवा करके है, चाहे तो करुण रस करिए चाहे तो वीर रस, ठीक। तो हमने आपको पहले भी बता दिया, इसके पहले वाले में श्रृंगार बताए थे। बाकी रस, छंद, अलंकार की एक अलग से भी वीडियो है, ठीक, उसको तो कई बार बता चुके हैं। तो लिखेंगे बच्चों, देखिए कोई भी रस हो लिखने की, भाई लिखने का जो हमारा तरीका है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, क्योंकि रस के 4 भाग होते हैं, एक तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक अस्थाई भाव होता है। ये सब मिलकर के ही रस का निर्माण करते हैं, ठीक है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तो होता क्या है बच्चों, उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये इसके रस के अंग होते हैं, ठीक है ना। इसको हमने अच्छे से बताया कि विभाव होता है क्या, विभाव का मतलब कारण, जिस कारण ये रस निकलता है। अनुभाव का मतलब जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, उस जो कुछ देखते हैं उसके कारण हमारे अंदर कुछ अनुभव होगा, वो अनुभव होता है। अनुभाव के अलावा जो संचारी भाव होता है वो क्या होता है, संचारी भाव होता है बच्चों कि जो आपके अंदर परिवर्तन होने लगे, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों से आंसू निकलना, मतलब ये सब कुछ जो भी होता है वो संचारी भाव होता है। और अस्थाई भाव तो वो होता है जो शुरू से अंत तक रहेगा। जब भी आप कोई जैसे मूवी देखते हैं कि भाई ऐसी मूवी जो एकदम मार धाड़ वाली, जो देश के लिए हो, तो उसमें क्या होता है, मूवी जब देखते हैं ना तो कुछ कर गुजरने का मन करता है, बस अपने को भी एक मिल जाए, बस उसके बाद तो दुश्मन को हम छलनी कर देंगे, ठीक है ना, एक मिल जाए बस धड़ाधड़ मार देंगे। तो ये हमारे अंदर फीलिंग होती है। तो होता क्या है, जब तक आप कोई देशभक्ति मूवी देखते हो तो शुरू से अंत तक आपके अंदर सिर्फ एक ही भाव अस्थायी होता है, वो क्या होता है, वीरता की। आपके अंदर क्या है, मतलब यहां पर आपके अंदर एक उमंग होता है, ठीक, जोश होता है, जुनून होता है, तो उत्साह अस्थायी भाव है। अब इसके कारण आपके अंदर वीरता वाली क्या है, एक फीलिंग आ जाएगी, ठीक। तो ये चीज होता है। अब यहां पर भाई जैसे एग्जाम्पल, 2 आसान से एग्जाम्पल लिखे हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल हमने तिरंगा मूवी से लिखा है। तिरंगा मूवी में भी जितने गाने हैं सब सुपर डुपर हिट हैं, उनको सुनकर ही देशभक्ति का कीड़ा जागने लगता है ना। अब ये मत सोचना कि हम फिल्मी गाने लिखेंगे नंबर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बशर्ते वहां पर वीरता की बात, यानी वहां वीर रस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जैसे एक लिख दिया है भाई कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आकर के मौसम नया बनाएंगे, मौत फरोसों से कह दो हम उनको अब दफनाएंगे, अपनी अपनी नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। गाना सुना होगा भाई, दिल को सुकून मिलता है। तो ये हमने लिख दिया है कि भाई हमको जो करना है वो करके ही हम जाएंगे, और आने वाले फिर आकर के मौसम नया बनाएंगे, मौत फरोशों से कह दो हम उनको हम दफनाएंगे, और अपनी अपनी नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल लिख दिया है बच्चों। ये आपका वीर रस है। हर गाने में कोई ना कोई रस होता है भाई। सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो वहां पर करुण रस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप जहां पर प्रेमी प्रेमिका वाले गाना खूब सदाबहार नगमे सुनते हैं, संयोग श्रृंगार होगा। तो हर जगह पर रस है, ठीक। ये मत सोचिएगा कि भाई ये फिल्मी गाना है, क्या होगा, है तो ना इसमें कौन सा रस, उत्साह है, यानी इसमें उत्साह करुण, इसमें बात करें तो अस्थाई भाव है, बाकी रस कौन सा है, वीर रस है, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों।
हो गया। चलिए अब चलते हैं भाई दूसरे को देख लेते हैं। अगला जैसे बच्चों ये अलंकार है, ठीक है, दूसरा अलंकार है। तो अलंकार में दूसरा टॉपिक जो आएगा इसमें भी अलंकार 2 देगा, ये भी 2 नंबर का होगा। जैसे यहां पर दे दिया है कि भाई रूपक अथवा यमक अलंकार का क्या करना है, लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। तो रूपक अलंकार का लिखा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी पता ही न चले उपमेय कौन है और उपमान क्या है। अगर हम बात करें बच्चों तो उपमेय उपमान जिसको नहीं पता है उपमेय क्या है और उपमान क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपके अगर हम बात करें बच्चों तो जो अलंकार में यही चलता है, उपमेय और उपमान है। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और जिसकी तुलना की जाए, ठीक है ना, कौन होता है उपमेय। और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही ना हो, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं भाई, आपके सामने 2 एग्जांपल हैं यहां पर कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि जो हमारे हरि है हारिल की वो लकड़ी है। तो हरि कौन है, हारिल मतलब हरि क्या है, हरि की तुलना की जा रही है किससे, हारिल के लकड़ी से। तो हरि हारिल की लकड़ी है, उनमें दोनों में अब अंतर नहीं रह गया। और पहला वाला है कि भाई ये फूल तुम्हारे जेवर है, ये चांद तुम्हारा आईना। तो फिल्मी अंदाज में एक और एग्जांपल आपके सामने आ गया। तो भाई जरा देखिएगा, कह रहा है कि ये फूल तुम्हारे जेवर है, सुना होगा ना गाना कि ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना, तुम जब ऐसे शर्माती हो दूल्हे का धड़कता है सीना, हर आईना तुमको देखे तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। सुना होगा गाना। तो उसमें से है बच्चों कि ये फूल तुम्हारे जेवर हैं। तो फूल जो है देखिए, फूल तुम्हारे जेवर हैं। तो भाई जेवर और फूल में कोई अंतर नहीं, यानी फूल को भाई जेवर का गहने का रूप दे दिया गया है। और ये चांद तुम्हारा आईना, तो ये जो चांद है ना वो आईना बन गया है और जो फूल है वो जेवर बन गया है। तो इसमें बच्चों देख रहे हैं ना कि उपमेय और उपमान में कोई पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, तो जो जेवर हैं, जेवर की तुलना किससे की जा रही, फूलों से। तो उपमेय क्या हो गया, जेवर, उपमान फूल हो गया। इसमें आईना जो है कौन है, उपमेय है। मतलब अब उपमान क्या है, किससे तुलना, चांद से की जा रही, चांद से। तो यहां पर क्लियर हो गया, उपमेय और उपमान में जब अंतर ही ना पता चले तो वो हो जाता है आपका रूपक अलंकार। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी जैसे दिया है बच्चों, तो दूसरा कह रहा है कि यमक अलंकार। तो यमक में क्या होता है, याद रखना, यमक में बच्चों की जब ठीक है, जब क्या होता है, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति यानी बार बार आता है, पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जो अर्थ अलग होते हैं, ठीक, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक, यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो वही यमक अलंकार की भी परिभाषा हो गई। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें बच्चों, तो ऊधो जोग जोग हम नहीं, ठीक, ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही। अब जोग जोग का मतलब देखिए, दोनों का अर्थ अलग है। एक जोग का मतलब जो है वो है योग या फिर साधना। वो क्या है बच्चों, योग, या जिसको साधना कहते हैं, ठीक, साधना यानी जिसको बोलते हैं तप करना, तपस्या करना, योग करना, वो होता है। और दूसरा जोग का मतलब योग्य, ठीक, दूसरे जोग का मतलब होता है योग्य।
जब कहा था भाई, जब उद्धव ने कहा कि जब गोपियों को कहा कि तुम अब तप करो, तपस्या करो, ये सब करो, प्रभु श्री कृष्ण को भूल जाओ, तब उन्होंने समझाया कि उद्धव जोग जोग हम नहीं, कि हे उद्धव, ये जो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है वो हमारे बस का नहीं है। यानी हम क्या है, इस जोग यानी योग या साधना के काबिल या लायक नहीं, यानी इस योग के काबिल हम नहीं है। तो दूसरा योग का मतलब वही योग्य या काबिल, ठीक है ना। योग का मतलब कि हम इसके योग्य नहीं है या इसके काबिल नहीं है, यानी ये योग हमारे बस का नहीं है। तो दोनों के अर्थ देखिए अलग अलग हैं। एक बार भाई ये शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका यमक अलंकार। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई, वो है चौपाई। तो चौपाई की बात करें बच्चों, तो चौपाई में आपको क्या देखना है, जैसे चौपाई देख लीजिए एक, और सोरठा, यानी छंद में चौपाई और सोरठा कोई एक देख लीजिए। तो हम चौपाई एकदम क्लियर कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, चौपाई ही पढ़ना है और कुछ नहीं। बाकी तो दूसरा जो दोहा या सोठा होता है भाई, दोहा का उल्टा सोठा चलता है। तो दोनों दोहा और सोठा चाहे एक तैयार कर लो, दोहा कर लो, वो उसका उल्टा सोठा ही हो जाएगा। तो चौपाई क्या होता है, तो चौपाई में भाई क्या है कि यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सबसे बड़ी बात है कि भाई 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं और तुक पहले चरण की और दूसरे चरण की, कह रहा है मतलब जो पहले चरण के है वो दूसरे और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है। ठीक है, और यति, ये देखिए तुक का मतलब क्या होता है, तुक मतलब जैसे यहां पर देखिए गुण सागर, लोक उजागर, तो यहां धामा नामा, जैसे इसमें काना नाना देखा सेखा, तो ये है। और उसके बाद ही यति हर एक चरण के अंत में होती है। यति का मतलब विराम होता है। ठीक, यहां पर देख रहे हैं कि विराम होता है, यानी यहां तक पढ़ेंगे तो इसके बाद फिर दूसरा शुरू करेंगे, कि जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, थोड़ा सा हम गैप लेंगे, थोड़ा सा मतलब रुकेंगे, फिर यहां लिखेंगे जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो ये यति होता है, यति मतलब विराम। ठीक है, तो यहां चीज बाकी आप देख सकते हैं। तो भाई हमने 2 लिख दिया है, कि जैसे पहला है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो ये भाई पहला वाला हो गया। आपको मात्रा सहित लिखना है, मात्रा दिखाना है बच्चों। तो मात्रा को हमने कैसे दर्शाते हैं, तो भाई बता दिया कि ये लघु है, लघु है, ये लघु है, ये भी लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये भी दीर्घ है आपका, ये लघु है। ठीक, ये लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है और ये भी लघु लघु है। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 2 14 2 16 मात्राएं। तो भाई इस तरह से देखेंगे तो 16 मात्राएं हो जाती हैं। इसमें भी गिनेंगे 16, इसमें भी 16, इसी तरह से आप मात्रा लिख लेंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल आप इसको याद कर लीजिए कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो ये भी आपका एक क्या है भाई, चौपाई की तरह, इसको भी एक चौपाई, ठीक है, याद कर सकते हैं भाई, जो आपके लिए आसान हो। तो हमारे ख्याल से ये सबको रटा रहता है, एक याद कर लेना ये वाला, नहीं तो ये चीज भाई आप इसमें भी मात्रा करके देखेंगे तो हर चरण में आपको मात्रा वहां पर लगाकर बताना है बच्चों। जैसे यहां पर भाई एक लघु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु, लघु को इसे लाइन से दर्शाते हैं, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये भी लघु, ये दीर्घ है और यहां पर भी दीर्घ। तो 2 2 4 2 6 6 2 8 1 9 2 11 1 12 और 12 4 16। तो देख सकते हैं कि 16 मात्राएं, इसमें भी करेंगे 16 निकलेगा, इसमें भी 16 निकलेगा, इसमें भी 16। तो सब में क्या हो जाएगा आपका 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, प्रत्येक चरण 4 चरण है, 1 2 3 4 चरण, इसमें भी 4 चरण इसमें, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन में 3 ही अपने को देखना है। ठीक, पत्र लेखन में बात करें तो किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक पद हेतु क्या है, प्रबंधक को एक पत्र लिखना है। दूसरा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करना है, तो इसके लिए बैंक के प्रबंधक को क्या है, ऋण के लिए एक पत्र लिखना है। तीसरा है मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो ये 3 ही टॉपिक हैं आपके पत्र लेखन में। चलिए हम देख लेते हैं
किस तरीके से लिखेंगे आपको अगर नहीं पता है डोंट वरी। चलिए लिख देते हैं कि भाई मोहल्ले की सफाई हेतु कैसे लिखेंगे। भाई इसके पहले तो हमने जो बैंक से कर्जा चाहिए उसके लिए देखा है, हालांकि प्रबंधक लिपिक पद हेतु भी देख रखा है, ठीक है। तो फिर से एक बार सफाई वाला कैसे लिखना है ये लास्ट बार एक बार देख लीजिए, अगर अब भी आपको अच्छे से तैयार नहीं है तो लिखेंगे भाई ऊपर तो हेडिंग बनाएंगे अपने मोहल्ले की सफाई है तो नगर पालिका को एक पत्र। शुरू करेंगे सेवा में, फिर उसके बाद लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आप जहां से हैं वहां का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। एक विषय क्या होगा, विषय जरूर लिखेंगे कि मोहल्ले की सफाई है तो नगर पालिका को एक पत्र लिखा जा रहा है। अब लिखेंगे यहां पर महोदय जी, महोदय जी या श्रीमान लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। आगे लिखेंगे बच्चों कि सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन, ठीक है, कि दिन का चैन और रात की जो नींद है ना वो हराम हो चुकी है। थोड़ा फिल्मी स्टाइल में कि भाई कि अब की जो क्या है दिन का चैन है और रात की जो नींद है वो दोनों उड़ चुकी है, ठीक। तथा चारों तरफ सड़कों पर बस गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। अब यहां पर भवदीय करने के बाद लड़की अगर कोई लिख रही है तो भवदीया लिखेंगे, बाकी यहां पर भवदीय में का खा गा ऐसे लिख देंगे बच्चों। और उसके बाद यहां पर दिनांक है तो आप दिनांक जो कुछ भी डालना चाहते हैं, ठीक, आप कोई भी दिनांक डालना चाहते हैं इस तरह से करके ऐसे डैश डैश कुछ भी ऐसे लिख देंगे एक डेमो की तरह। नीचे धन्यवाद वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पूरा क्या हो जाता है आपका, ठीक, ये पत्र हो जाता है। इस तरीके से अपने को पत्र लिखना होगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इससे आसान नहीं हो सकता है और बहुत ज्यादा ये रटना भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा नंबर देकर जाते हैं, तो ये पूरे के पूरे 6 नंबरों का एक टॉपिक है, 6 नंबर में पूछा जाता है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों, देख लेते हैं अगला जो टॉपिक होगा आपका, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा निबंध। और निबंध में भाई हम कई बार बता चुके हैं, निबंध सबसे ज्यादा नंबर देकर जाएगा, पूरे 9 नंबर, और 9 नंबर का निबंध आएगा। इसलिए अच्छे से निबंध को तो भाई मतलब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार कर लो। निबंध लेखन में कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट, तो भाई अपने पहले भी बताया है कि भारत में आतंकवाद हर सेट में पूछा जाता है बच्चों। और दूसरा कृषक जीवन की त्रासदी का मतलब किसान की समस्या और समाधान, ठीक। तीसरा जीवन में खेलकूद का महत्व, और उसके बाद जो अगला है मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, और बेरोजगारी की समस्या। तो जिस जिस पर हमने अंडरलाइन किया है तो ये तो यूं समझिए कि भाई आपके एकदम ठोस वाले हैं, यानी ये तो हर हाल में पूछे जाते हैं। वैसे भी आपके वहां एग्जाम में 3 या 4 टॉपिक होगा और 3 या 4 टॉपिक में आपको कोई एक टॉपिक ही चुनना होगा, एक ही टॉपिक आपको उठाना है, उसी पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। अगर निबंध लिखना नहीं आता है तो कमेंट एक बार कर दीजिए, कल हम निबंध पर एक अलग से वीडियो अच्छे से बना देंगे, ठीक है, किस तरीके से लिखना है वो भी बता दें, ठीक। नहीं तो 9 नंबर की बात है और 9 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, इसलिए अगर इसको अगर सही से ना लिख पाओगे तो यूं समझिए कि आपके 9 नंबर तो वैसे ही गए, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ये सारे टॉपिक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये आपका खंड खा में 14 नंबर का आप 7-7 नंबर संस्कृत गद्यांश श्लोक छोड़ दिया जाए, पूरा आपका सेम यही क्वेश्चन पेपर होगा, इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना तो नहीं है। 90 नंबर तो एकदम टारगेट होना चाहिए,
कोशिश हो कि बच्चों 90 प्लस आए, लेकिन 90 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। इतना हमने मेहनत किया है तो वही उस मेहनत का रिजल्ट तो आपको देना होगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।